गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024885। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए आज करते हैं हमारे पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A large cube of a certain side is divided into smaller cube of side 5 cm. If the ratio of the surface area of large cube to the sum of surface area of the smaller cube is 1:2, find the length of the side of the larger cube. हमें कह रहे एक निश्चित भुजा वाले बड़े घन को 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में डिवाइड किया गया। बड़े घन का टोटल सरफेस एरिया और छोटे घन के टोटल सरफेस एरिया का टोटल का रेशियो 1:2 है। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक लार्ज क्यूब है जिसकी साइड हम लोगों को नहीं पता, मान लेते हैं a सेंटीमीटर। फिर हमारे पास कुछ स्मॉल क्यूब बनाए हम लोगों ने। इससे स्मॉल क्यूब की साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। छोटे वाले का एरिया 6a², मतलब 5 का स्क्वायर। अब मेरे पास बड़े वाला क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। छोटे वाले मैंने मान लिया कि n क्यूब्स बनाए। छोटे वाले अगर मैंने n क्यूब्स बनाए तो क्या होगा n इंटू 6 इंटू 5 का स्क्वायर। दोनों के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:2 है। अब यहां से अगर मेरे को n की वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है नंबर ऑफ क्यूब क्या होंगे, बड़े वाली आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटे वाली आकृति का वॉल्यूम। तो क्या एक क्यूब बटा में 5 का क्यूब 125 होगा। तो n की जगह मैं ये रख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a² अपॉन a क्यूब अपॉन में 125। तो ये बटा वाला 125 ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या आएगा 1/2। a² से a² कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा। 25 से चला जाएगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू 5 गुना 2 10। इसका मतलब बड़े वाले घन की जो भुजा थी वो क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाले घन की साइड क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये मेंसुरेशन का था। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 52 पर। 52 देखो हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें ये दे रखा है और हमें उस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 5a + 1/7a बराबर 5। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 49a² + 1/25a² की। अब हमें पता है ये टर्म कब मिलेगी जब 7a + 1/5a होगा। इस टर्म का स्क्वायर करने पर हमें ये टर्म मिलेगी, जबकि यहाँ 7a की जगह क्या है 5a। तो 5a को अगर 7a बनाना हो तो इस पूरी वैल्यू को क्या 7/5 से ऊपर नीचे गुना कर दें। तो क्या आएगा 7a + 1/5a इक्वल क्या आ जाएगा 7। अब इतना आने के बाद हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दें। तो क्या आ जाएगा 49a² + 1/25a² + 2 इंटू 7 इंटू 1/5a बराबर 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। a से कट जाएगा तो क्या आएगा 49a² + 1/25a² इक्वल क्या आ जाएगा 49 - 7 इंटू 2 14/5। तो अपन इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5। 49 को अगर मैं 50 से गुना करूं तो 245 - 14 तो क्या आ जाएगा 231/5। ये हमारे पास आ जाएगा। अब 231/5 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ 5a को 7a में बदलना है। तो 5a को a में बदलने के लिए 5 का भाग दिया और 7a में बदलने के लिए 7 से गुना कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये अलजेब्रा का सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 53 पर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ हिल फ्रॉम द टॉप एंड bottom of a nearby pole are 30 degree and 60 degree respectively. If the height of pole is h, find the height of the hill. हमें कह रहे एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण
पास के एक खंबे के शिखर व तल से, ये हमारे पास एक पहाड़ी है, ये हमारे पास इसके पास कोई एक पोल है। हमें कह रहे हैं पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण पास के खंबे के शिखर से, इस खंबे के शिखर से हम लोगों को कितना दे रखा है 30 डिग्री, और तल से कितना दे रखा है 60 डिग्री। हम लोगों को दे रखा है कि इस खंबे की ऊंचाई h है, तो हमें इस पहाड़ी की ऊंचाई बतानी कि क्या होगी। अब इस पोल की हाइट अगर h है तो मेरे पास ये वाली दूरी भी क्या होगी h। इससे ऊपर वाली दूरी को अगर अपन a मान लें तो हमें कैपिटल H फाइंड करना है, वो क्या है स्मॉल h प्लस a। अब 30 डिग्री के सामने की साइड अगर a है तो ये साइड मेरे पास क्या हो जाएगी a√3। 60 डिग्री के सामने की साइड अगर a प्लस h है तो 30 डिग्री के सामने की साइड क्या आएगी a प्लस h अपॉन √3। ये दोनों a की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल कर दें। a√3 बराबर a प्लस h अपॉन √3, तो क्या जाएगा 3a बराबर a प्लस h, तो 2a बराबर h। तो a की वैल्यू क्या आई h/2। a की वैल्यू अगर h/2 आई तो हमारे पास पहाड़ी की ऊंचाई h प्लस h/2, तो क्या जाएगी 3/2h। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 99% आता ही आता है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 हमें देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना है यहाँ से x की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। क्वेश्चन में देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, रूट में x+3 प्लस के अंदर रूट में x-8 अपॉन के अंदर रूट में x+3 माइनस के अंदर रूट x-8 बराबर हम लोगों को क्या दे रखा है 3/2। तो यहाँ से अगर मैं CND रूल लगा दूँ, CND रूल अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ रूट x+3 अपॉन में रूट x-8 बराबर क्या आ जाएगा ऊपर 3 + 2 5 बटा में क्या आ जाएगा 3 - 2 1। अब ये टर्म मेरे पास बनी। अब अगर मैं इस टर्म का यहाँ से स्क्वायर कर दूँ, रूट हटाने के लिए अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा x+3 अपॉन x-8 बराबर 5 का स्क्वायर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x+3 बराबर 25x माइनस के अंदर 25 × 8 200, तो ये x इधर आते माइनस का 24x बराबर ये इधर आते प्लस का 203। तो x की वैल्यू क्या होगी 203/24। अब 203 में 24 का अगर भाग दें तो 24 का भाग हमारे पास चला जाएगा 8 बार 192, बच जाएगा 8 × 3 = 11। अब 8.2 ऑप्शन है हमारे पास, 11 को अगर मैं 110 लिख दूं भाग चला जाएगा 4 बार 96, बच जाएगा 4 और 10 14। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 140, फिर ये चला जाएगा 5 बार 120, बच जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा 8.45। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 8.45। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8.45। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस CND रूल लगाते ही इंस्टेंट हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 1 और 53 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है कि क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 53। अब 1 और 53 के बीच में, इसने बोला इनके बीच में, इसका मतलब ना तो 1 का कंसीडर करेंगे ना 53, तो हम क्या करेंगे 3 से लेकर 51 तक ओड नंबर्स का सम चाहिए। तो हमारे पास सम का छोटा सा फॉर्मूला होता है a + l/2 × n। तो पहला ओड नंबर क्या है 3, लास्ट ओड नंबर क्या है 51 अपॉन में 2। n की वैल्यू निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले तो क्या होता है l - a अपॉन में d + 1। तो लास्ट नंबर क्या है 51, फर्स्ट नंबर क्या है 3, ओड नंबर्स में डिफरेंस कितने का होता है 2 का,
और प्लस क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 48/2 + 1, तो 24 + 1 क्या आया 25, तो n की वैल्यू क्या आई 25, तो ये क्या बनेगा 54/2, तो क्या बनेगा 27 × 25, तो 26 का स्क्वायर 676 - 1 क्या आ जाएगा 675, तो इनका सम क्या आ जाएगा 675, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे पास है, बस हमें नंबर ऑफ दी टर्म्स निकाली और 3 से 51 तक के ओड नंबर्स का सम निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 पर। 56 देखो हमें क्या करा है, इन ए फिक्स टाइम ए बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट द स्विम्स अगेंस्ट द करंट। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 km/h देन द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर। इन ए फिक्स टाइम, हम लोगों को पता है कि हमारा टाइम क्या है कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब धारा की दिशा के अंदर अगर स्पीड की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में बात करूं तो अपस्ट्रीम। इसके अंदर कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम के अंदर वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो अपस्ट्रीम से डबल है, तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 2:1। डाउनस्ट्रीम क्या होगी x + y, अपस्ट्रीम क्या होगी x - y, इनका रेशियो क्या है 2:1। तो यहाँ से अगर x और y का रेशियो चाहिए तो x क्या होगा 2 और 1 का टोटल 3, y क्या होगा 2 और 1 का डिफरेंस 1। अब y की वैल्यू, धारा की चाल 1 की वैल्यू क्या है 3 km/h, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 × 3 9 km/h। तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, शांत जल में लड़के की चाल क्या आ जाएगी 9, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर कोई इससे डायरेक्ट ये नहीं निकाल पाता x + y / x - y = 2/1, कोई यहां से अगर x / y डायरेक्ट 3/1 नहीं निकाल पाता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + y = 2x - 2y, तो x = 3y, या x और y का रेशियो 3:1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57 पर। 57 देखो हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहे 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. In how many days will 15 men and 20 boys complete the work? अब देखो क्या कह रहे हैं, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो हम लोगों को बताना है कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो 6 आदमी और 8 लड़कों को काम करने में 10 दिन लगे, एक ही दिन में काम कराना हो तो क्या इनके 10 गुना व्यक्ति बुला ले। 26 आदमी और 48 लड़कों को काम करने में 2 दिन लगे, एक ही दिन में काम कराना हो तो 2 गुना व्यक्ति बुला ले। काम बराबर करते हैं तो इनको इक्वल कर दें, 2 से गया एक बार, ये गया 5 बार, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा 30 मैन + 40 बॉयज बराबर क्या आएगा 26 मैन + 48 बॉयज। अब ये 30 मैन में से 26 मैन गई, 4 मैन बचे, 40 बॉयज उधर जाते माइनस का 8 बॉयज, तो मैन और बॉयज का रेशियो 8:4 या 2:1। तो सबसे पहले हमें मैन और बॉयज का रेशियो मिल गया। ये सारी कैलकुलेशन हमने मैन और बॉयज का रेशियो निकालने के लिए करी। अब मैन और बॉयज का रेशियो 2:1, इस रेशियो को जो फाइंड करना है एक तो उसमें रखना है, एक जो दे रखा है उसमें रख देते हैं। फर्स्ट डाटा में रखें तो एक आदमी की जगह 2, तो 6 की जगह 12, एक बच्चे की जगह 1, तो 8 बच्चों की जगह 8, 12 और 8 20 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं 10 दिन में। अब जो निकालना उसमें रखो, एक आदमी की जगह 2, तो 15 की जगह 30, एक बच्चे की जगह 1, तो 20 बच्चों की जगह 20, 30 और 20 50 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 15 × x = 20 × 10, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 20/5, तो क्या आ जाएगा 4 दिन।
तो ये इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 डेज में। सॉरी, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। अब देखो, ये इसको करने का फर्स्ट तरीका था। सेकंड, आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हम लोगों को पता है कि 6 आदमी और 8 बच्चों को काम करने में 10 दिन लगे। हमें काम कराना है 15 आदमी और 20 बच्चों से कि इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले आदमी 6 थे, अब 15 हो गए। पहले बच्चे 8 थे, अब 20 हो गए। ये 3 से गया 2/5, ये मेरे पास 4 से गया 2/5, ये रेशो बराबर आ गया 2/5। तो पहले वाले दिनों को 10 दिनों को इसी रेशो 2/5 से गुना कर दो, तो ये इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। अब हमें इस तरह से करने में कैलकुलेशन काफ़ी कम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखो 58 हमें क्या करें? ए ट्रेन कवर 50% ऑफ जर्नी एट द 30 किलोमीटर पर आवर, 25% ऑफ द जर्नी एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट द 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड हमारे पास हमेशा क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस अगर अपन बात करें, हम लोग अगर कंसीडर कर लें टोटल डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, तो 50% इसका मतलब 50 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल हुआ? 30 की स्पीड से। फिर नेक्स्ट 25%, 25 किलोमीटर की स्पीड से तय हुआ? 25 की स्पीड से। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची होगी? 25 किस स्पीड से ट्रेवल हुई? 20 की स्पीड से। तो हमें इसका एवरेज स्पीड बतानी। तो 50 किलोमीटर अगर हम 30 की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो टाइम कितना लगेगा? 5/3 आवर्स। 25 किलोमीटर 25 की स्पीड से 1 आवर, 25 किलोमीटर 20 की स्पीड से तो 5/4 आवर्स। तो टोटल टाइम निकालें तो 5/3 प्लस 5/4 प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा 12। 20 प्लस 15 प्लस 12 तो क्या जाएगा? 47/12 आवर्स। 100 किलोमीटर चले हम 47/12 आवर्स में। तो यहां से अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम 47/12, तो 47 नीचे और 12 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1200/47 किलोमीटर पर आवर। और 1200 में हमें 47 का डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते। 47 का डिवाइड करा सबसे पहले 2 टाइम, 47 का डिवाइड करा 2 टाइम तो क्या है? 94। क्या बच जाएगा? 26। 260 फिर चला जाएगा 5 बार, 5 बार डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 235। क्या बच जाएगा? 25। तो क्या लिख सकते हैं? 25 सही 25/47, 25 सही 25/47, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 58। ये हमारे पास क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का, टाइम एंड डिस्टेंस का पोर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज ए, द सम ऑफ नेक्स्ट 5 कंजुगेटिव इंटीजर इज बी, द b माइनस ए अपॉन 100 इज इक्वल टू। कह रहे 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल a है, अगले 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल b है, तो हमें b माइनस ए अपॉन 100 बताना है कि क्या होगा। अब मैं कोई भी 5 कंटिन्यू पूर्णांक अगर लेता हूं 1 2 3 4 5, तो इनका एवरेज क्या होगा? 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई। अगले 5 नंबर लेता हूं तो 6 7 8 9 10, तो क्या आ जाएगा? 8। ये क्या आ जाएगा? b। तो मुझे फाइंड क्या करना है? b माइनस ए अपॉन 100, यह हमें फाइंड करना है। अच्छा एवरेज नहीं है, योगफल है। तो योगफल हमारे पास है, तो अगर मैं फिर से देखूं तो ये a नहीं है, इनका योगफल अगर a निकाले
तो ए क्या आ जाएगा 15। इनका योगफल अगर बी निकाले तो 8.40। इनके योगफल हमारे पास क्या आ गए 15 और 40, सम बता रखा है। तो b माइनस ए अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 15 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 25/100, क्या आ जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। आप चाहें तो अगर इस तरह से नंबर नहीं लेना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं x, x+1, x+2, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अपनी मर्जी से पहले 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5 माने, सम आ गया 15। अगले 5 नंबर 6 से लेकर 10 तक लिए तो सम आ गया 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 61। द बेस ऑफ ए राइट pyramid is an equilateral triangle of side 4 cm. The height of pyramid is half of the slant height. Then its volume is. तो हमें उसका वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा का इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और हमें कह रहे हैं पिरामिड की जो हाइट है वो स्लांट हाइट की क्या है आधी है। तो इनका रेशियो क्या है 1:2। हमें इसका वॉल्यूम बताना है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू में हाइट, ये हमारे पास होता है। चलिए तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। 1/3 बेस इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है 4। हमें मेनली क्या चाहिए हाइट, तो हम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है एस एच और ए का एक रिलेशन होता है, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12, ये हमारे पास होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो s बराबर 2h, s की जगह मैं 2h रखूं तो क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 16/12। तो यहां से क्या आएगा 3h स्क्वायर बराबर 4/3। तो h स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3 बटा में आ जाएगा तो 4/9, या h की वैल्यू 2/3। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो यहाँ h की जगह अगर मैं 2/3 रख दूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8√3/3 इंटू 3 9। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 8√3/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 12, ये हमारे पास कैसे आता है। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं ग्रेविटी सेंटर निकालते हैं और उसको 2:1 में बांटकर हम हाइट निकाल लेते हैं और स्लैंट हाइट का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ये वहीं से आता है। इसी तरह से ई स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 3, ये होती है स्लैंट एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। हमें कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, द रेट परसेंटेज पर एनम इक्वल टू। हमें कह रहा है किसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का कितना है 1/9 गुना है, रेट और टाइम की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर है। तो हमें रेट फाइंड करनी है कि रेट क्या होगी। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI × 100 अपॉन में P × T, लेकिन रेट और टाइम इक्वल है तो इस T की जगह भी हम R रख सकते हैं। तो R रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा R² बराबर SI × 100 अपॉन में P। अब SI और P का रेशियो 1:9 है, तो 1/9 इंटू 100, तो इसका रूट कर दूंगा तो 10/3, 10/3 या 3 से ही 1/3। तो रेट हमारे पास क्या जाएगी 3 से 1/3%। तो ब्याज की दर क्या जाएगी 3 से 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। A shopkeeper marks his good at 40% above of their cost price. He is able to sell 3/4 of his goods at the price and the remaining at 40% discount. Assuming that the shopkeeper is able to sell all the goods he buys, find his loss or gain percentage on the whole transaction. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से
40% अधिक अंकित करते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर माना 100, एमआरपी 40% ज्यादा है, इसका मतलब एमआरपी कितना होगा 140। अब कह रहे हैं 3/4 वस्तुएं इसी रेट पर सेल कर देते हैं। अब देखो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पार्ट 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस प्लस पार्ट 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस इक्वल आता है टोटल प्रॉफिट या लॉस की। तो पार्ट 1 हमें कह रहा है 3/4 वस्तुएं इसी रेट पर बेच देता है, इसका मतलब 40% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो 3/4 इंटू 40, पार्ट 2 क्या आएगा, रिमेनिंग 1/4। ये 40% डिस्काउंट पर बेचते हैं। 140 का 40% अगर निकालेंगे तो 56 का डिस्काउंट देगा, तो कितने में बेच देगा, 84 के अंदर। कितने में बेच देगा, 84 में। 100 वाली चीज अगर 84 में बेची तो क्या हुआ, 16% का लॉस। इनटू में क्या आएगा, -16। 4 से चला जाएगा 10 पर, 3 गुना 10 माइनस में, 4 से चला जाएगा 4 पर, 30 माइनस 4 क्या है, 26। और 26 प्लस का आ रहा है, तो टोटल उसे क्या हो जाएगा, 26% का प्रॉफिट। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 26% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है, कह रहे स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्कूल प्लेइंग वेरियस गेम, वन स्टूडेंट प्लेज वन गेम ओनली। विभिन्न स्कूलों से भिन्न भिन्न खेलों में खेले जाने वाले छात्रों की संख्या दिखा रखी, एक छात्र केवल एक खेल खेलता है। सबसे पहला क्वेश्चन 63 हमें बताना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम ऑल द स्कूल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूलेज। जो हमारे पास बास्केटबॉल खेल रहे हैं सारे स्कूलों से, और जो हमारे पास क्रिकेट खेल रहे हैं सारे स्कूलों से, उनका हमें क्या करना है, कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो चलिए सबसे पहले अगर अपन इनका टोटल कर ले, क्रिकेट वालों का अगर अपन टोटल करें तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 0, 3 और 5 8 और 5 13, कैरी आ जाएगी 1, 1030। क्रिकेट वाले टोटल प्लेयर कितने आ गए, 1030। बास्केटबॉल वाले अगर अपन देखें 5 10 15, कैरी आ जाएगी 1, 10 4 14 और 2 16, फिर कैरी आ जाएगी 1, 2 4 6 8 और 10, 1065। दोनों के बीच का डिफरेंस 1065 माइनस 1030, तो आंसर क्या जाएगा, 35। दोनों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, 35। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसी डीआई पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल from school C is X% of the total number of student playing football from all the school, X equal to स्कूल C से फुटबॉल खेलने वाले कितने, 175। सभी स्कूलों से फुटबॉल खेलने वाले सबका अपन टोटल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 10, कैरी आ जाएगी 1, 5 और 2 7 और 7 14 और 5 19 और 1 20। मेरे पास आ जाएगा 2 4 5 6 7 9, 900। तो मुझे बताना है कि स्कूल जो सी है उसमें फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट 175 है, टोटल 900 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 100 से 100 कट जाएगा, इसमें 9 का भाग देने, तो 9 का भाग दिया, सबसे पहले भाग चला गया एक बार, बच जाएगा 885, 9 ने 81, क्या बच जाएगा 4, तो क्या जाएगा 19 से 4/9%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, x का मान 19 से 4/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। इसी डीआई का क्वेश्चन है, विच स्कूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्लेयर्स। किस स्कूल में खिलाड़ियों की संख्या जो हमारे पास है वो अधिकतम है। हमें स्कूल दे रखे हैं ए बी सी और ई, ये ऑप्शन में दे रखे। अगर अपन ए को चेक करें तो 2 वैल्यू 100 के आसपास है, बी को चेक करें तो बी में ए से ज़्यादा है, सी को चेक करें तो सी में अगर अपन चेक करें ए की वैल्यू कम है, 2 वैल्यू कम है,
बाकी सारी वैल्यू इससे ज़्यादा है। और ई को अगर चेक करें तो ई में ज़्यादातर जो वैल्यू है वो 200 के आसपास है। तो अब देखो अगर अपन ई में टोटल कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15, कैरी आ जाएगी 1, 5 2 7, 7 और 6 12, 12 और 7 19 और 1 20, 800 क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन इनको ऐड करें तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 5 10 15, कैरी आ गई 1, 5 2 7 8, 8 और 12 20, कैरी आ जाएगी 2, 2 4 6 8, 905। स्कूल सी की बात करें तो सी में अगर अपन टोटल चेक करें 5 10, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 और 4 16 और 22 और 5 27 और 1 28, 2 2 4 6 880। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्कूल ई। स्कूल ई में खिलाड़ियों की संख्या क्या है अधिकतम है। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 66 पर। 66 देखो हमें क्या कह रहे हैं, the number of the student playing badminton from school E is X% of the student playing badminton from school B, then X equal to। हमें कह रहा है बैडमिंटन खेल रहे हैं स्कूल ई से। स्कूल ई से अगर मैं बैडमिंटन देखूं तो कितने लोग खेल रहे हैं 65। स्कूल ई से बैडमिंटन खेलने वाले ये हो गए। फिर हमें कह रहा है बी से बैडमिंटन खेलने वाले, बी से बैडमिंटन खेलने वाले 130। तो हमें बताना है 65 जो है 130 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 65/130 क्या आएगा 1/2, 1/2 की वैल्यू 50%। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। डीआई के 4 क्वेश्चन थे, हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 क्या करें। x रुपए की एक राशि उधार ली गई और रुपए 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज जो था वो वार्षिक संयोजित था तो x का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो सीआई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं, तो सीआई इंस्टॉलमेंट का छोटा सा फॉर्मूला होता है P बराबर x इंटू 100/100 प्लस आर प्लस x इंटू 100/100 प्लस आर की पावर 2। प्रिंसिपल को हम लोगों को क्या दे रखा है x। पहली इंस्टॉलमेंट है 35,280, रेट हमारे पास 5%, तो 100/105 क्या 20/21 बनेगा, प्लस क्या आएगा 35,280 गुना में 20/21 का स्केल। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 से अगर इसको काटे, 21 से क्या एक बार बच जाएगा मेरे पास, यहां से क्या बच जाएगा 142 बच जाएगा, तो ये चला जाएगा 6 बार, मेरे पास आ जाएगा 126। तो मेरे पास क्या बच जाएगा 142 में से अगर 126 घटा दूं तो बच जाएगा 16, 168, फिर चला जाएगा 8 बार। 1680 इंटू 20, तो यहाँ से इसका डबल कर दूंगा मैं, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, क्या आ जाएगा 23,600। मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल करूंगा, सॉरी 23,600 नहीं आएगा 32,000, यहाँ से क्या आ जाएगा 33,600। नेक्स्ट के अंदर इसको अगर मैं 21 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 1680, इसको 21 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 80 बार। 20 इंटू 20 क्या आएगा 400, 400 गुना 80, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32,000। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा 65,600 रुपये। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा 65,600 रुपये। कोई अगर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहता तो आप लोगों को पता है कि रेट क्या है 5%। 5% का मतलब 1/20। हमारा प्रिंसिपल अगर 20 था, 1 से बढ़ा दिया तो अमाउंट क्या होगी 21। तो पहली अमाउंट 21 की वैल्यू किसके बराबर है 35,280 के बराबर। हमें पहला प्रिंसिपल चाहिए 20, तो क्या लिखिए 35,280 बटा में 21 गुना में 20। यहाँ से अगर अपन इसको 21 से काट रहे तो ये चला जाएगा 1680 बार। 1680 का अगर अपन 20 गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33,600 रुपये। फिर ये फर्स्ट ईयर की बात हुई।
सेकेंड ईयर मेरा प्रिंसिपल 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, इसका मतलब मेरी अमाउंट 400 से क्या हो गई 441। अब 441 की वैल्यू 35,280, तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालो तो 35,280 जो है वो 441 की वैल्यू हमें चाहिए 400 की, तो ये चला जाएगा 8 बार, 80 गुना 400 32,000, तो टोटल प्रिंसिपल इन दोनों का टोटल 65,600। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 67 का। 67 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 पर। ट्रायंगल ABC में एंगल A इज राइट एंगल, द लेंथ ऑफ AC एंड BD आर 6 and 10 सेंटीमीटर। एंगल A हमें राइट एंगल दे रखा है, तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा जिसमें एंगल A समकोण है। हमें AC और BC की लंबाई दे रखी है 6 और 10। AC की लंबाई 6, BC की लंबाई 10, तो ये राइट एंगल है, तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी 8। D जो है AB पर इस प्रकार से, D जो है AB पर इस प्रकार से है कि BD की जो लेंथ है वो क्या है 4। यहाँ पर एक बिंदु है D जो लेंथ ये क्या है 4। अब ये पूरी 8 थी तो ये भी क्या हुई 4। हमें फाइंड क्या करना है CD की लेंथ, हमें CD की लंबाई बतानी कि क्या होगी। अब ओरिजिनलिटी में CD इसकी मीडियन है, लेकिन मुझे पता है ये 4 है, ये 6 और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो CD की लेंथ क्या हो जाएगी रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो CD की लेंथ क्या आ जाएगी रूट में 52। तो CD को हम अगर 52 को 4 गुना 13 लिख दें तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√13। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन E। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। ये क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री में ट्रायंगल का था और इसमें मीडियन की लेंथ पूछी। आप चाहो तो इसमें अपोलोनियस थ्योरम भी लगा सकते हो, अपोलोनियस थ्योरम की मदद से भी आप CD की लेंथ निकाल सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 69 क्या कहते हैं। 69 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इक्वल 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 12a, प्लस के अंदर 4b और माइनस के अंदर 8c। हमें वैल्यू किसकी बतानी है 9a प्लस 4b माइनस c की। चलिए कोशिश करते, सारी टर्म को इधर ले आते हैं 9a²। अब मैं 12a को इधर लाऊंगा तो माइनस का 12a। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए 4। परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 चाहिए, प्लस क्या आएगा 4b² माइनस में 4b प्लस 1, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा c² प्लस के अंदर 8c और प्लस के अंदर 16 बराबर 0। 21 के हमने 3 टुकड़े कर दिए 4, 1 और 16। जब इस टर्म को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनेगा 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाली टर्म को देखोगे तो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाली टर्म को देखोगे तो क्या आ जाएगा c प्लस 4 का होल स्क्वायर, किसके बराबर है 0 के। इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर होंगे 0 के। तो 3a बराबर 2, तो a की वैल्यू 2/3, 2b माइनस 1 बराबर 0, तो b बराबर 1/2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। अब जो निकालना उसमें रख दें, तो मैं क्या लिखूं 9 इंटू a की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस 4 इंटू b की वैल्यू 1/2 और माइनस के अंदर c की वैल्यू -4, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस में 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में दे रखा है। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान चाहिए कि क्या होगा। देखिए साइन थीटा हम लोगों को क्या दे रखा है a अपॉन में
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहां से अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, तो ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनियस क्या है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? सेक थीटा प्लस के अंदर टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बनेगा? हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास ए और बेस कितना है? बी। तो अब देख लो ये किसके अंदर है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर हमें कह रहे हैं ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो अब देखो अपन इसको क्या करते हैं कि एक रिलेशन निकालते हैं। ए इज 20% लेस देन बी। ए बी से 20% कम है, बी अगर 100 है तो ये कितना है? 80। तो ए बी का रेशो 4:5। ए बी से 20% कम है। फिर कह रहे हैं वाइल सी इज 20% मोर देन डी। सी जो है डी से 20% ज्यादा है। अगर डी 100 है तो सी कितना होगा? 120। इनका रेशो क्या होगा? 6:5। सी जो है डी से 20% अधिक है। फिर हमें कह रहा है इफ डी इज 25% लेस देन ए। डी जो है ए से 25% कम है। ए अगर 100 है तो डी कितना होगा? 75। तो इनका रेशो क्या आएगा? 4:3। अब ए की एक वैल्यू यहां पर भी है, ए की एक वैल्यू यहां पर भी है, तो यहां से अपन डी ए बी का कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। तो डी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। ए की दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो क्या आ जाएगा? 3, 4, 5। अब मुझे चाहिए सी और डी का रेशियो दे रखे, तो इसकी मदद से अपन इन कंबाइंड रेशियो निकालते हैं। तब रेशियो निकालते हैं ए बी डी सी का। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3। यहां से डी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। तो यहां हम क्या लिखें? 3। यहां क्या लिखें? 5, 5। तो क्या आ जाएगा? 20, 25, 15 और 18। जो हमें रेशियो बताना है वो किसका बताना है? बी और सी का। सारे ऑप्शन बी और सी की टर्म में, तो मुझे पता है सी और बी। सी की वैल्यू क्या है? 18। बी की वैल्यू क्या है? 25। 18 में अगर 25 का भाग दे दो तो पॉइंट लगाए, भाग चला गया 7 बार, 175। बच जाएगा 5, 50, फिर चला जाएगा 2 बार। तो क्या मैं 18/25 को 0.72 लिख सकता हूं? तो C अपॉन बी बराबर अगर 0.72 है तो C बराबर क्या होगा? 0.72 इंटू बी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। C बराबर 0.72 इंटू बी। हमें सबसे पहले ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालने, और मेरे को पता ऑप्शन बी और सी वाले थे, तो मुझे रेशियो तो बी सी का चाहिए था, लेकिन उसके लिए मुझे इनका कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour 20 minutes एंड कैन रो बैक at the starting point in just 24 minutes. How much time in hours will he take to row 13 kilometer in still water? अब धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है। इसका मतलब 1 से 1/3 घंटे में या 4/3 घंटे में तय करता है। तो अपस्ट्रीम होगी क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4/4/3। तो 3 ऊपर आ जाएगा। अपस्ट्रीम क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में यही दूरी केवल 25 मिनट में 24 मिनट में तय कर लेते हैं। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम लगा 24 मिनट, आवर्स में बदला तो 24/60 घंटे।
तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4/24/60, 60 ऊपर आ जाएगा, 4 से गया 6 बार, 6 से गया 10 बार, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी x प्लस वाई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू अगर निकालें तो 10 + 3 13/2, 13/2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आ गई। तो हमें कह रहे हैं स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 13 किलोमीटर, स्टिल वाटर के अंदर स्पीड 13/2, तो 2 पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आवर। तो स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 73 पर। 73 देखो हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखे, 135√5x³ माइनस के अंदर 2√2y³ अपॉन के अंदर 3√5x माइनस के अंदर √2y इक्वल किसके दे रखे, इक्वल हमें दे रखे है ax² प्लस by² प्लस √10 cxy, √10 cxy। तो हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस b माइनस 9c। देखिए आप छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, a³ माइनस b³, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो a³ माइनस b³ अपॉन a माइनस b बराबर a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा हम लोगों को दे रखे। तो अब a³ माइनस b³ अपॉन में a माइनस b तो है, तो हमें क्या चाहिए, a² प्लस b² प्लस ab। इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो क्या है 3√5x, b की वैल्यू क्या है √2y। तो अगर मैं a² प्लस b² लिखूं तो इस टर्म को अगर मैं सोल्व करके लिखता हूं तो a² लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 9 × 5x² प्लस के अंदर b² क्या बनेगा √2y का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2y²। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस a × b, इसका मतलब क्या आएगा 3√5x इंटू के अंदर √2y। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा 45x² प्लस 2y² प्लस क्या आ जाएगा 3√10xy। अब अगर अपन इस क्वेश्चन में इस टर्म को ABC से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस b माइनस में 9c, तो क्या आएगा 45 प्लस 2 माइनस में 9 × 27, तो 47 माइनस 27, आंसर क्या आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा 73 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 74 पर। एक 10 अंकीय संख्या 72 से डिवाइड है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान बताना है कि क्या होगा। नंबर हमें दे रखा है 10 अंकीय संख्या 897359 y7x2, ये डिवाइड है 72 से, 72 का मतलब 8 और 9 से, तो 9 का रूल सभी पर अप्लाई होता है। तो अगर अपन 9 का रूल पहले चेक करें तो मेरा जो नंबर है 89735 इसमें मैं 9 का भाग दूं, 9 9 9, फिर इसके बाद कट जाएगा 7 3 10 और 8 18, क्या बचेगा 5 + x + y, या तो 9 होगा या 5 + x + y 18 होगा। अब देखो x + y 9, 5 उधर जाते x + y या तो 4 होगा या x + y क्या होगा 13। इसके बाद अगर मैं 5 + x + y 9 का मल्टीपल 9 × 27 बनाऊं तो x + y क्या होगा 22। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है।
तो या तो ये पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल होगा। अब y का अधिकतम मान चाहिए तो इसका मतलब x प्लस वाई 13 लेना पड़ेगा। अब 8 का भाग दूं तो लास्ट के 3 डिजिट में 7x2 में 8 का भाग जाएगा, तो 8 का भाग अगर देना है तो मेरे पास यहाँ से 64 6 बचेगा। तो उसके बाद अगर x का मान 1 हो, x का मान 1 हो तो इसमें भाग जा सकता है। अब 1 मान लूंगा तो y का मान 12 पॉसिबल नहीं है। x का मान इसके बाद फिर चेक करें तो यहाँ से देखो क्या आएगा 8 9 72। उसके बाद क्या बचना चाहिए 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 3। 72 और 3 75। 5 अगर हो, x का मान 5 हो 752 तो क्या 8 का भाग जाएगा, 8 9 72 बच जाएगा, 3 32 चला जाएगा 4 बार, तो x का मान क्या हो सकता है 5। x का मान 5 होगा, x प्लस वाई 13 होगा, तो y का मान क्या होगा 8। y का मान 8 होगा तो 3x माइनस वाई बताना है, तो क्या जाएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 आंसर क्या जाएगा 7। ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आ रही थी। 22 ले नहीं सकते क्योंकि दोनों मैक्सिमम 9 9 हो सकते हैं, 9 9 हो सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है 22 बनना, तो इसलिए x प्लस वाई 13 लिया, x का मान 5 तो y का मान 8, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर। 75 देखो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिख लें। 7 से 1/2 गुना के अंदर 3 से 1/5 डिवाइड के अंदर 4 से 1/2 ऑफ के अंदर 5 से 1/3 प्लस के अंदर ब्रैकेट में 11 माइनस 5/8 प्लस 3 माइनस 1 से 1/4। अब इसके बाद काफी सारी टर्म बढ़ी है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं डिवाइड में। 5 से 3/4 माइनस में 5 डिवाइड बाय 5 इंटू के अंदर 5 ऑफ 5 डिवाइड में 25। ये बताना है कि किसके बराबर है। चलिए एक एक करके इन टर्म को सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस से पहले वाली टर्म सोल्व करते हैं। 7 से 1/2 क्या बनेगा 15/2। इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से 3 से 1/5 क्या बनेगा 16/5 डिवाइड के अंदर। इस ऑफ को सोल्व करें तो 9/2 ऑफ के अंदर क्या आएगा 16/3। तो 3 से क्या 3 बार, ये 2 से चला गया 8 बार, 8 दिए 24, तो डिवाइड में 24 तो गुना में क्या आएगा 1/24 प्लस इस ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं। 11 माइनस ये क्या बनेगा 5/8 प्लस 3 माइनस में 5/4। और इसके बाद वाली टर्म को देखें तो डिवाइड में 5 चौक 20 23/4 माइनस में इस टर्म को अगर सोल्व करूं 5 ऑफ 5 बनेगा 25, 20/5/25 1, 5/5 1, तो माइनस का सिर्फ क्या बचेगा 1। तो अब देखो यहां से सोल्व करें तो ये मेरे पास 5 से गया 3 बार, 8 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस के अंदर। इस वाली टर्म को सोल्व करूं तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो क्या आएगा 88 माइनस में 5 प्लस 8 दिए 24 माइनस में 10। इसको गुना में 4/23 माइनस 1 लिख दूं, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 88 माइनस के अंदर 29 में से 10 गए 19/8 गुना के अंदर 4/23। 88 में से अगर अपन 19 को घटा दें, क्योंकि ये 1 से -1 तो कट गया, 88 में से अगर अपन 19 को घटा दें तो क्या आएगा 69/8 इंटू 4/23। 23 से चला गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, तो 3/2 हमारा आंसर आ गया, या 1 से 1/2। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमने क्या करा, आज के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस पेपर को बढ़िया से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।